अब हमने देखा कि अभी हमारे पास क्या हो गया, ये हमने अपना माइक्रोट्यूबल्स फिनिश कर लिया। आफ्टर दैट माइक्रोट्यूबल्स ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, माइक्रोफिलामेंट के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो माइक्रोफिलामेंट में क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको माइक्रोफिलामेंट के अंदर, दैट इज़ सी हियर दिस वन। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक स्पिंडल टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, जो यहाँ पे इसके सब यूनिट्स हैं। यहाँ पे एक्टिन एक स्पिंडल टाइप के फाइबर्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को पैदा कर रहा है। तो इस तरह से जो एक्टिन सब यूनिट होते हैं वो बने होते हैं। और ये देखिए इसकी जो डायमीटर है इस तरह से जो बनी होती है, ये डायमीटर जो होती है इसकी दैट इज 7 mm। ये 7 नैनोमीटर का बना होता है, दैट इज 7 nm। तो इसमें 7 नैनोमीटर, तो इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 25 नैनोमीटर था और ये 12 नैनोमीटर और ये 7 नैनोमीटर है। तो 7 नैनोमीटर इज द थिनेस्ट। तो एक्टिन क्या है यहाँ पे, जो आपका जो माइक्रोफिलामेंट है दैट इज द थिनेस्ट स्ट्रक्चर अमंग द साइटोस्केलेटन पार्ट्स। ओके, साइटोस्केलेटन का जो पार्ट है उसमें सबसे जो थिन वाला है वो दैट इज नोन एज हमारा क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है। दिस माइक्रोफिलामेंट इज द थिनेस्ट अमंग ऑल दिस 3 माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स, राइट। ये सारी चीज़ें। तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एक्टिन है, पहली बात है कि एक्टिन जो होता है वो होता है, एक्टिन उस तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एबंडेंट मसल्स फाइब्रिस के रूप में पाया जाता है। जो हमारा मसल्स होता है, मसल्स फाइब्रिस जो होता है, इसमें एबंडेंट मतलब बहुत मात्रा में, ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिन का मेनली काम क्या होता है कि हमारे जो सेल है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। तो एक्टिन हेल्पफुल इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, एक्टिन क्या करता है, मायोसिन के साथ मिलकर, विद द एसोसिएशन ऑफ मायोसिन। ओके, ये क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन मिलकर क्या करता है, हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करता है। ठीक है गाइस, जब एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल जाते हैं तभी जाकर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पैदा होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हार्ट सेल का। जो हमारा हार्ट सेल है वो 24/7 बीटिंग मोड में रहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रुक गया तो भैया भगवान को प्यारे हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे, किस तरह से हमारा जो हार्ट मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, दैट इज ड्यू टू द एक्टिन प्रोटीन, दैट इज अ माइक्रोफिलामेंट। ओके, इस माइक्रोफिलामेंट की मदद से ही ऐसा हो रहा है। और दूसरा अगर हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ सेल में भी ये हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ सेल। हाउ, जो हमारा अमीबी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जैसे ये हो गया, ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से वापस पीछे और आगे की तरफ आएगा, फिर ये और आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है अमीबा के अंदर, ये जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज द ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शंस विद इन अमीबा। उसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर क्या करते हैं, अपने सेल को आगे बढ़ाते हैं और किसी दूसरे चीज़ों को इनगल्फ करने के लिए भी क्या करते हैं, ये इस अपने कॉन्ट्रैक्शन को, अपने मूवमेंट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्लियर है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट दैट इज फॉरोक्लीवेज। द थर्ड function of actin is furocleavage. Now see what is this guys, this is furocleavage। ये क्या है, तो ये क्या है, कुछ नहीं, जो अभी आपने जो पढ़ा मेटाफेज एनाफेज, उसमें क्या होता है कि जब हमारा एनाफेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे
जो सेल हैं वो डॉटर सेल में बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे सेंट्रोसोम था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब ये सेल जो है हमारा, एक सेल जो सिंगल सेल है वो क्या होगा, डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इस ड्यूरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जब स्पिंडल फाइबर का ब्रेकेज हो जाता है, एनाफेज में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जब हमारा सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है एनाफेज के टाइम पे, ओके। तो एनाफेज के टाइम पे ऐसा था। तो ये क्या होता है, जब यहाँ पे ये चीज़ होती है तो स्पिंडल फाइबर्स हैं, राइट, ओके। आपने देखा कि स्पिंडल फाइबर्स क्या है यहाँ पे बने हुए, और वो जो हमारा क्रोमोसोम था वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और यहाँ पे अगर अब तो क्या होता है, इस सेल को बीच से डिवाइड होना है, तो इस सेल को जब बीच से डिवाइड होना है तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग प्रेजेंट होते हैं। देयर आर फ्यू कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बने हुए हैं, दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है। यही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करता है, इस पूरे सेल को क्या करेगा, दो भागों में डॉटर सेल में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दो सेल बन जाएंगे बाद में जाकर, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, दो सेल में ये क्या होगा, फाइनली डिवाइड होगा। तो इस तरह से फोरोक्लेविस कहने का मतलब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मेड अप ऑफ एक्टिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग द एनाफेज एंड आफ्टर एनाफेज, दैट इज टेलोफेज। तो ये जो फंक्शन एनाफेज और टेलोफेज में हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से हो रहा है, जो किसका बना होता है, एक्टिन का बना होता है। तो इस तरह से हमारा एक्टिन का फंक्शन होता है। क्लियर गाइस, आपको होपफुली आपको ये एक्टिन का फंक्शन समझ में आया होगा, राइट। नाउ वी मूव टू द लास्ट वन, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके। Now we are going to discuss about the intermediate filaments, right? नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच में जो होगा दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसी से आपको पता चलेगा कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसका जो डायमीटर है वो कैसा है, 8 to 12 नैनोमीटर है। मतलब ये 7 से क्या है, थोड़ा बड़ा है, और 25 से छोटा है, मतलब बीच में है ना। तो बीच में होने के कहने का मतलब ये कि जो फिलामेंट है इसकी जो डायमीटर है वो 8 to 12 नैनोमीटर है। और ये जो होता है ये किसके सब यूनिट के बने होते हैं, क्रेटीन नाम का जो एक प्रोटीन होता है उसके बने होते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं, पहले हम तो कहने की बात ये है कि जो फंक्शन है वो किस तरह कैसे डिसाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे जो क्रेटीन का नेचर होता है वो कैसा होता है, देखिए यहाँ पे फिलामेंट बनाओ, तो ये जो फिलामेंट है ये किस तरह से काम करेगा। तो क्रेटीन का आपको याद रखना है कि क्रेटीन हमेशा एक तो अल्फा यूनिट होता है क्रेटीन का, और एक बीटा यूनिट होता है, ठीक है। अल्फा यूनिट अल्फा केराटिन एंड बीटा केराटिन। एक जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट केराटिन होता है, और एक दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा क्या था, टफ केराटिन होता है। तो केराटिन का जो मेन नेचर होता है वो टफनेस प्रोवाइड करना होता है, क्लियर, टफनेस प्रोवाइड करना उसका काम होता है। तो इसीलिए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसका क्या, मेंटेन द सेल शेप। कैसे, अगर कोई मान लो कि सेल बन गया है लेकिन उसमें टफनेस नहीं है तो वो तो टूट जाएगा, ओके। जैसे कि मान लो कि हमारा अपर स्किन है, तो अपर स्किन मान लो कि हम इतना इस्तेमाल करते हैं, मैं बार बार हाथ से मुंह धोता हूँ, हाथ से पकड़ता हूँ कुछ, अगर इसमें टफनेस नहीं होगी तो ये तो इरोज हो जाएगा, इरोज होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसको टफनेस चाहिए, तो उस टफनेस को मेंटेन रखता है हमारा ये केराटिन, रेसिस्ट कंप्रेशन एंड टेंशन, ओके। तो एक खास बात ये है केराटिन की, ये टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। अगर इस पर कोई प्रेशर पड़ता है तो क्या होगा कि वो टूटेगा नहीं, है ना। टफ तो है
लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके हेयर है ना, हेयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज केराटिन। इसमें क्या होता है, खिंचाव होता है, कभी ये होता है, आप खींच कर देखो, कुछ भी करके देखो, राइट, इस तरह से। तो आपको इसमें अगर कंप्रेशन हो रहा है या टेंशन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो ये टूट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ केराटिन, है ना। जैसे घोड़े दौड़ते हैं या फिर जो हमारे कैटल्स होते हैं, उनके हूव्स जो होते हैं, है ना, उनके पैरों के नीचे क्या होते हैं, टफ केराटिन लाइक स्ट्रक्चर्स से, प्रोटीन से बना उनका हूव्स होता है, जो क्या करता है, एक तो पैडेड फीट का भी काम कर रहा है ना, और उनको चलने भी टफनेस भी दे रहा है, ताकि वो आसानी से क्या हो, चल सके। तो इस तरह से केराटिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और हमें क्या करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, सेल शेप देता है, कंप्रेशन देता है, टेंशन देता है, लिंक, और दूसरा इसका है लिंक ऑर्गेनल सेल टू सेल बाय सेल जंक्शंस। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने सेल टिश्यू में पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, तो वहाँ पे केराटिन क्या करता है, सेल को सेल से जोड़ कर रखता है, राइट। अगर सेल को सेल से जोड़ कर नहीं रखेगा तो उनके बीच में जो जंक्शंस हैं, जो गैप है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और वो क्या होगा, ब्रेक आउट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ पे भी केराटिन का क्या है, काफ़ी ज़्यादा रोल है। क्लियर गाइस, होपफुली आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आएंगी, व्हाट इज साइटो। तो अब ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर हमारे जो मैट्रिक्स हैं, जो फ्लूइड है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सेल को क्या हो रहा है, एक फ्रेमवर्क मिल रहा है। नॉट ओनली अ फ्रेमवर्क बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय दिस ऑल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल। ये सारे फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो अब आपको क्लियर होगा कि सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोविलस, ठीक है। ये जो माइक्रोविलस है, ये क्या करता है, जो एक्टिन वाले आपके इसमें दिख रहा है, तो जो हमारा माइक्रोफिलामेंट है वहाँ पे सेल में माइक्रोविलस भी होता है। तो ये माइक्रोविलस क्या करता है, माइक्रोविलस जनरली क्या करता है, जो माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करता है, माइक्रोविलस बढ़ाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, कोई भी चीज़ का क्या होगा, रिएक्शन या फंक्शन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो जहाँ पे जंक्शंस बने, जैसे हम इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलस वाला, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है और हमारा फूड क्या होता है, आसानी से एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये कुछ आज हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा है। क्लियर, होपफुली गाइज आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है आपके पास, इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, सो यू प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आपको कैसा लगा लेक्चर आप ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा सो आई विल बी फॉर यू एनी टाइम। ओके, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज टू stay tuned with me. Hopefully we meet in the next lecture. Thank you so much.